नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है खबर असरदार का। मैं हूं अपर्णा मौजम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और सबसे पहले बात संसद के गर्मागर्म बजट सत्र की हम करेंगे जो लगातार चल रहा है। रोजाना ही पक्ष और विपक्ष के बीच अलग अलग मुद्दों पर वार पलटवार के सिलसिले जारी है। इसी कड़ी में हुई है जाति को लेकर जुबानी जंग। अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा तो राहुल से लेकर अखिलेश यादव तक एकदम हो गए लाल। सर, इसमें ये जो बजट का जो मन के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए। और इस फोटो में सर मुझे संसद में जातिगत जनगणना को लेकर सरकार और विपक्ष में खींचतान आज भी जारी रही। बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखे वार किए। पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने भी जोरदार जवाब दिए। हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। तो मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इसी दौरान जाति को लेकर अनुराग ठाकुर के सवाल पर सपा सांसद अखिलेश यादव गुस्सा हो गए और हंगामा शुरू हो गया। तीनों नेताओं के बयान को एक बार फिर से गौर से सुनिए। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्मी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। लोकसभा सत्र के दौरान रोजाना हंगामा देखने को मिल रहा है। इससे पहले बजट पर हंगामा हुआ और मंगलवार को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में जमकर बयानों की बारिश हुई और ऐसा लगता है कि बयानों की बारिश का दौर और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद अनुराग ठाकुर की जमकर तारीफ की है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे युवा साथी अनुराग ठाकुर का ये भाषण जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण के जरिए किस तरह से विपक्ष की गंदी राजनीति को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार अब तक का सबसे ठोस और कारगर कानून ला चुकी है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो चुका है जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। धर्म छिपाकर शादी करने वालों को मिलेगी सख्त सजा। विधानसभा में यह लव जिहाद बिल पास भी हो चुका है। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का सख्त कदम। लव जिहाद के सूत्रधार अब उम्र कैद के लिए रहें तैयार। इस खबर को महिलाओं से अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति का एक्सटेंशन माना जा सकता है, क्योंकि अब अगर कोई शख्स लव जिहाद की साजिश को अंजाम देता है तो उसे 10 साल नहीं बल्कि उम्र भर की कैद हो सकती है या फिर उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सदन में इसी मुद्दे पर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगे हाथ समाजवादी पार्टी को भी घेर लिया।
एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश की पुलिस बल में। लेकिन लव जिहाद पर सरकार की सख्ती समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही है। सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चलता रहे। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है। अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ करके कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी लव जिहाद कानून को लेकर योगी सरकार को टारगेट किया है और इसे मुद्दे को भटकाने वाला कानून करार दिया है। आदमी को 13.5 की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हर चीज के ऊपर तो पाबंदी लगाते हैं। लव जिहाद को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि सामाजिक ताने बाने को जो चीज नुकसान दे वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून का रास्ता है। कानून में ऑलरेडी सारे प्रोविजंस हैं। जिन चीज की आज जरूरत है, सबसे पहले जरूरत है मोब लिंचिंग की। इस देश के अंदर जो भीड़ तंत्र अनियंत्रित हो रहा है, उस भीड़ तंत्र को काबू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर कानून की बात करें, क्या बेकार की बातें करें। जिहाद वाला जो कानून था उसमें कल संशोधन करके उसका दायरा और सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। लोगों को हटाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के नेता सनातन पांडे इस मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने सरकार के फैसले को काला कानून ही करार दे दिया। यह भारत के लिए काला कानून है और उत्तर प्रदेश के लिए भी। यह किसी विशेष जाति को प्रभावित करने के लिए कानून लाया गया है। मानना यह है कि इस तरह के जो कानून हैं उनका कहीं न कहीं दुरुपयोग होता है। जैसे रेप केस को लेकर बहुत सारे लड़के नाजायज तरीके से, गलत तरीके से रेप केस में फंसे हुए हैं। जैसे ट्रिपल तलाक को लेकर बहुत सारी लेडीज ने मर्दों के ऊपर केस किए हुए हैं। ऐसे ही ये कानून भी कहीं न कहीं मिसयूज होगा। हाल के दिनों में लव जिहाद के मामले लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बेटियों की हत्या की जा रही है और यही वजह है कि यूपी सरकार इस अपराध पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है, ताकि लव जिहाद वाली साजिश के सूत्रधारों को ये पता रहे कि जिस अपराध को वो अंजाम दे रहे हैं उसका नतीजा घातक हो सकता है। यूपी विधानसभा में आजकल एक अलग ही माहौल चल रहा है। माता प्रसाद पांडेय को जब से अखिलेश ने नेता प्रतिपक्ष बनवाया है, तब से शिवपाल यादव सियासत के सेंटर पॉइंट पर हैं। आज सीएम योगी ने चचा को गच्चा दिए जाने का जिक्र कर दिया तो सदन में ठहाके गूंज उठे और इसके बाद बारी शिवपाल यादव की भी आई, उन्होंने भी पलटवार कर दिया। क्या अखिलेश ने शिवपाल यादव की अनदेखी की? क्या अखिलेश ने पीडीए वाले फॉर्मूले को दरकिनार किया? क्यों उठ रहे हैं अखिलेश की सियासी नीति पर सवाल? उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा था। शोरगुल की सियासत से विधानसभा गूंज रही थी, लेकिन इसी बीच एक नई सुगबुगाहट, एक नई बहस आकार ले रही थी और उस बहस का आधार वो कुर्सी थी जिस पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माता प्रसाद पांडे को देख रहे हैं। सवाल उठने लगे, क्या अखिलेश ने पीडीए वाले फॉर्मूले की अनदेखी की या फिर अपने चाचा शिवपाल यादव की? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में सबसे ऊपर शिवपाल यादव का ही नाम था। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ गया। ये बड़बोले मंत्री हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो पा नहीं रहा।
सियासत में हर हाव भाव के पीछे एक कहानी होती है और उसी कहानी के सिरे को अखिलेश के विरोधियों ने थाम लिया है। जरा गौर कीजिएगा शिवपाल यादव के चेहरे को, जिनके ठीक बगल में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बैठे हैं। लेकिन शिवपाल यादव की भाव भंगिमाएं बहुत कुछ बता रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। शिवपाल जी को अभी तक समझ ही नहीं आया है कि उनका भतीजा उनके साथ क्या कर रहा है। मामा मारना चाहता हो भांजे को, महाभारत में हम लोग ने देखा और अन्य जगह भी देखा है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो भतीजे ने जो चाचा हैं, चाचा की राजनीति पूर्ण रूप से खत्म कर दी है। अब भाई चचा भतीजे का खेल है, क्या कह सकते हैं, लेकिन वो चचा के साथ अन्याय कर रहे हैं, इतना जरूर है। चचा को ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद उनका मिलेगा तो ठीक रहेगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अखिलेश के उस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले का क्या हुआ, जिसे लोकसभा चुनाव के दौरान गेम चेंजर के तौर पर देखा गया। कि कभी इन्होंने पिछड़ों का साथ नहीं दिया है, दलितों का साथ नहीं दिया है, हमेशा उनको धोखा देने का काम किया है। उधर नेता प्रतिपक्ष और पीडीए का मुद्दा बीएसपी अध्यक्ष मायावती तक भी पहुंच गया। उन्होंने अखिलेश यादव को घेर लिया। सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है वो किसी से छिपा नहीं। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ, अतः ये लोग जरूर सावधान रहे। असल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे के चुनाव को अखिलेश के ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। यानी पीडीए के बाद अखिलेश का ये ब्राह्मण कार्ड मायावती की सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले की तरह है, वही फॉर्मूला जिसने कभी मायावती को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया था। फिलहाल तो तस्वीर यही है कि सियासी तकरार का ये दौर जारी रहने वाला है। कोचिंग सेंटर में 3 होनहारों की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने इसमें भी सियासत शुरू कर दी है। हादसे के 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर कोई ठोस एक्शन या जिम्मेदारी लेने के बजाय सिर्फ खेल चल रहा है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है। अब आप देखिए इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से चल रहा है ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम। डूब गए 3 होनहार। न जल न खाना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हम लोगों को कोई देखा नहीं जाता है। रेंट इतना हाई है, लाइब्रेरी इतनी खराब है, पानी व्यवस्था इतना खराब है और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। कितने गुनहगार। तो ये जो घटना हुई है इसके लिए सीधे तौर पे केंद्र की मोदी सरकार की वो तानाशाही जिम्मेदार है। जब तक जेब गर्म हो रही थी कोई दिक्कत नहीं थी, जब घटना घट गई तो आरोप दूसरों पे डालना है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 होनहारों को सिस्टम ने मार डाला, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इसमें भी सियासत नजर आई। दिल्ली समेत देश के अलग अलग इलाकों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अवैध कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन हादसे के 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर किसी तरह का कोई ठोस एक्शन या जिम्मेदारी लेने की बजाय सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है। आज भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने छात्रों की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन दोनों ने उस हादसे के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, जिसकी वजह से दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की जान चली गई। राजेंद्र नगर में जो हुआ है उसके पीछे उस पार्षद की, उसके पति की भूमिका बहुत संदिग्ध है। जिस समय ये हादसा होता है उसके 3 घंटे के बाद वहाँ की पार्षद विदेश भाग जाती है। अच्छा होता अगर ये आज पश्चाताप करते कि राजेंद्र नगर में इनकी लापरवाही से 3 बच्चे चले गए। बड़े बड़े झूठे दावे करते हैं। इनकी मेयर माननीय शैली ओबरॉय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि नालों की डिसिल्टिंग हो गई है। वो बधाई भी देती हैं अपने कर्मचारियों को, लेकिन हालत ये है कि 15 मिनट भी अगर बारिश हो जाए तो दिल्ली डूब जाती है। बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस वक्त गांधी समाधि स्थल पर धरना दे रहे थे,
आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनके रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज संसद में भी विरोध प्रदर्शन किया और LG वीके सक्सेना को हटाने की मांग की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और कोचिंग सेंटर्स के संचालन के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग की। बिंदास घूम रहे हैं क्योंकि उनको LG का संरक्षण है, बीजेपी का संरक्षण है। तो ये जो घटना हुई है इसके लिए सीधे तौर पे केंद्र की मोदी सरकार की वो तानाशाही जिम्मेदार है, जिसमें 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आपने दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छीन लिया। ब्लेम गेम आज दिल्ली को खून के आंसू रुला रहा है, क्योंकि जिसको करना है काम वो कर रहा है ब्लेम गेम। दिल्ली के राउस कोचिंग सेंटर में 3 होनहारों की मौत के बाद अलग अलग इलाकों में MCD की कार्रवाई भी जारी है। 3 दिनों में 20 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। बुलडोजर एक्शन भी हुआ, लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ उससे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी की पार्षद आरती चावला का घर है, जिसमें UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों को किराए पर कमरे दिए गए हैं। लेकिन इस घर में ना तो सुरक्षा के सही इंतजाम हैं और ना ही किसी दुर्घटना होने की स्थिति में बाहर निकलने की व्यवस्था। रक्षाबंधन से पहले MP सरकार ने लाडली बहनों को एक और बड़ी सौगात दी है। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का फैसला हुआ। प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को मात्र 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। और इसके लिए मोहन यादव कैबिनेट ने तकरीबन 160 करोड़ का बजट भी पास किया है। लाडली बहनों को मिलने वाले गैस सिलेंडर में सरकार सब्सिडी देगी, जिसके चलते अब प्रदेश की महिलाओं को सस्ता सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं राखी के मौके पर लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लाडली बहनों को सौगात, MP सरकार का तोहफा। ₹450 में गैस सिलेंडर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीमा कवर। रक्षाबंधन से पहले MP सरकार ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। अब लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। CM डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। लाडली बहनों को जो हमारी घोषणा थी सब्सिडाइज रेट पर गैस की टंकी देने की, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए लगभग 160 करोड़ का इसमें प्रावधान बजट में किया गया। बीजेपी ने लाडली बहनों और उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। आपको बता दें कि MP में ये योजना चुनाव से पहले कुछ महीने चली थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों को 250 रुपए देने का भी फैसला किया गया, जिसकी घोषणा CM डॉक्टर मोहन यादव ने की थी। ये बात भी दोहराना चाहूँगा, रक्षाबंधन का सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपए में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका वेट खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। ये वही बात है जिसके लिए हमने कहा था कि हमारे द्वारा कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि और योजनाओं में इजाफा करके सभी वर्गों का खास ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा देने पर भी मुहर लगी, जिसका प्रीमियम सरकार भरेगी। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण सड़क योजना के तहत अधूरी सड़कों को पूरा करने का भी फैसला किया गया है।
और पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में मनु भाकर के साथ सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरबजोत सिंह से बात की और ओलंपिक में मेडल जीतने पर बधाई दी है। हेलो नमस्कार सर, मैं सरबजोत बात कर रहा हूं। सरबजोत बहुत 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 बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया। हाँ जी। और आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। और मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। और आपने ये भी आपके डिवीजन में थोड़े से रह गए, लेकिन आपने हाँ जी बस वो एक दिखा दिया। हाँ जी, 1 ही 10 से रह गया उसके अंदर में, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक में और अच्छा करके जाऊंगा, उसकी तैयारी ज्यादा अच्छी करूंगा। नहीं, बहुत अच्छा किया है। हाँ जी। लेकिन आप और मनु की जो टीम इस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, हाँ जी, और एक बढ़िया टीम वर्क आपने दिखाया है, हाँ जी, हाँ जी, उसका क्या कारण है? उसका तो सर कुछ नहीं, बिकॉज 2019 से मतलब हम जैसे नेशनल्स में होते हैं तो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छी टीम होती है हमारी। हर बार मतलब नेशनल में गोल्ड लिया हमने, जैसे जूनियर वर्ल्ड कप हो गया और अदर वर्ल्ड कप्स हो गए, उसमें भी हमारे गोल्ड ही हैं ऑलमोस्ट सारे, तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट टाइम होप करूँगा इससे अच्छा आपको मतलब गोल्ड लेके दिखाऊँ।